भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पुनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीयू के प्रोफेसर, आरएसएस को करीब से जानने वाले अवनिजेश अवस्थी हमको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अमर उजाला, सीएनबीसी, दैनिक जागरण जैसे चैनल्स में और मीडिया संस्थाओं में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनुराग भदौरिया जी आपसे कर रही हूं, ये संघ से मुलाकात, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, अगर शंकराचार्य का मामला लिया जाए तो कल इनके एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो शिखा पकड़ के अपमान किया गया है ये पाप है, महापाप है। वो किसको कह रहे थे ये बात? भाई प्रशासन तो सरकार के अंदर में महापाप किसने किया? दूसरे डिप्टी सीएम कह रहे थे भाई ये शंकराचार्य तो हमारे भगवान स्वरूप है, उनका तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं फिर अपमान कौन कर रहा था? फिर उनका अपमान कैसे हो गया? तो साफ पता चल रहा है ना कि आपस में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हो सकता है आरएसएस का सहारा लेना पड़ रहा हो। अब आरएसएस भी क्या कर लेगी? भाई आरएसएस ये तो नहीं कह सकती ना कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर में हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद कर पाएंगे? जनता का भला होगा नहीं, किसी भी समुदाय का सम्मान होगा नहीं, तो फिर कैसे उनका साथ होगा? तब तो जनता तो साथ देने वाली नहीं है। आज की डेट में कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, मतलब कोई भी अनुराग जनता, भदौरिया किसी जी, वर्ग की आप हो, ये किसी कह समाज की रहे हो, हैं कि किसी भी समाज का वर्ग आप बीजेपी के साथ नहीं है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, और पीडीए तो खैर आपके साथ है ही, आप ये मानकर चल रहे हैं। कोई तो संघ को लाकर क्या ही कर लेंगे? तो बहुजन हो, चाहे संत हो, चाहे टीचर हो, सबके सब जो है अनुराग भदौरिया जी के साथ जा बैठे हैं। कोई भी तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, संघ के स्वयं सेवकों को ले आइए, खूब काम पर लगा दीजिए, क्या ही फायदा हो जाएगा? नमस्ते रूबिका जी, सबको नमस्ते, और आपको और अन्य मित्रों को मेरे रमजान की बधाई। देखिए तोहिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, अनुराग जी आपने दी क्या बधाई? आपको तो प्रायोरिटी पर बधाई देनी चाहिए। रूबिका जी आपको रमजान की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। एक वोट कट गया आपका, देखिए दे दी आपको। मेरा वोट नहीं कटेगा, मुझे पता है कि मुझे पता है, अखिलेश जी ने ऐसे हैप्पी रमजान, रमजान की मुबारकबाद दी है और आप भूल गए। गलत बात अनुराग जी, कट गया वोट आपका। नहीं, मैं तो रमजान की मुबारक आपको दे रहा हूं, मैं तो दिल से दे रहा हूं कि भाई रमजान की बीजेपी का फॉलो, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी। ये तोहिन जी ने मुबारकबाद दे दी। आप हम लोगों के फ्रेंड हैं, हरा पहन कर घूमते हैं साल भर, मुबारक नहीं दी आपने ना, गलत बात। लेकिन नहीं, सवाल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखावा नहीं करते। अब वो देखो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उनको बधाई देना, अरे बधाई देना था तो व्हाट्सएप कर देते, मैसेज कर देते, फोन करके बधाई दे देते। अब आपने चैनल का माध्यम चुना जिससे दुनिया देखे क्या बधाई दे रहे हो रमजान की। अरे हम तो दिल से रमजान की बधाई दे रहे हैं और आप टीवी के माध्यम से दिखावा वाली बधाई दे रहे हो, तो मैं क्या करूं बताइए? हम लोग दिली रिश्ता रखते हैं लोगों से। हैप्पी रमजान गलत बात है। अरे आपको वो मैसेज ही नहीं किया आपने मुझे। जैसे ही शाम महाशिवरात्रि की पूजा वाला उन्होंने जरूर ट्वीट किया, ये मैसेज किया। आपको मैसेज मिलेगा जैसे ही आप अपना नहीं शाम को जैसे ही आप इफ्तारी में तोड़ने के पहले, ठीक है, अब इतना तो मैं मान गई। पर तोहिन जी, पिछली साल रमजान की आपको भी पुरखुलूस मुबारकबाद और अनुराग जी आपको भी मुबारकबाद। चलिए तोहिन जी। देखिए रूबिका जी, आपने शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के दोहरेपन को एक्सपोज कर दिया। अब आगे ये क्या लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में वो तो आप देखेंगे ही। ये कह रहे हैं कि भाजपा में गड़बड़ है, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ क्या होता है आप देखिए। कर्नाटक में गड़बड़ हो रहा है, जहां डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री जो है पिछले 2.5 साल से लड़ाई कर रहे हैं। पंजाब में गड़बड़ हो रहा है, जहां भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो है कंट्रोल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। असम में जो है कांग्रेस टूट रही है। ऐसा कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए श्रद्धेय मोहन भागवत जी के साथ निरंतर जो है ये जैसा रूबिका जी ने स्वयं कहा, 5वीं मीटिंग है राष्ट्र हित में, जहां चूंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का हृदय है, 24 करोड़ आबादी वहां पर है, विचार विमर्श होते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है जहां की जीएसडी, अगर मैं कुछ डेटा पे जाऊं, डेटा पे तो वैसे ही भदौरिया जी वीक है इसलिए उस पर जाना नहीं चाहता हूं,
लेकिन जहां 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी से आज 30 लाख करोड़ पर हमने पहुंचाया है, 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से हटाया तो 6 करोड़ तो उसमें उत्तर प्रदेश के हैं। तो कोई कंपटीशन नहीं है। यही चीज मैं बिहार में भी कह रहा था। 2024 में क्या हो गया था? क्या हो गया था 2024 इन लोगों ने भ्रम फैलाया था, अफवाह फैलाया था इन्होंने। कभी तो जनता भी जो है, एक आध बार जनता भी इनके भ्रम में आ जाती है। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र आज जनता आश्वस्त हो गई है, लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र अनुराग जी 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड का जवाब। भ्रम में आ गई थी, अब भ्रम में नहीं आएगी। रूबिका जी और जो गलतियां पहले इन लोगों ने की थी वो गलतियां अब नहीं करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि बिल्कुल सही कहा, गलतियों पे गलती कर रहे हैं। शिखा का अपमान हुआ तो आवाज किसने उठाई थी? समाजवादी पार्टी ने। डिप्टी सीएम बहुत दिनों बाद जागे हैं, किसने सम्मान की आवाज उठाई थी? शिखा के सम्मान की आवाज किसने उठाई थी जब उसका अपमान हुआ? समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का हल्ला मचा रही है कि आप शिखा का अपमान कैसे कर सकते हैं, आप साधु संतों का अपमान कैसे कर सकते हैं। हम हर पीड़ित वर्ग जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज उठाते हैं। आज जाके डिप्टी सीएम ने वही बात की ना, आज भटकों का सम्मान कर रहे थे ना। अरे हम मजबूर कर रहे हैं कि आप सम्मान करो जनता के हर वर्ग का। हम हर वर्ग की आवाज उठाते हैं और आपको मजबूर करते हैं। आप आइए, जिसके साथ अन्याय होगा, जो पीड़ित होगा, हम खड़े दिखाई देंगे। चाहे वो दलित माँ हो जिसके साथ मेरठ में अत्याचार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसकी बेटी का अपहरण हुआ, आवाज हमने उठाई थी। चाहे बहुजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे अगले समाज का व्यक्ति हो, जी दोनों रुकिए सर, रुकिए। अनुराग जी, मैंने शुरुआत आपसे की थी ताकि आप अपने सारे मुद्दों को यहाँ पर उठा दें। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रही हूँ। यूपी का चुनाव जो है वो हर बार आप मुद्दे गिनाते हैं। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दा वो नहीं है जिस पर आप हमेशा बात करते रहे, मुद्दा तो कुछ और है। हमेशा आप कहते रहे कि धर्म की राजनीति के नाम पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हम तो काम पर लड़ेंगे, हम तो नौकरियों पर लड़ेंगे, रोजगार पर लड़ेंगे। आज पूरा यू टर्न ले लिया है अनुराग भदौरिया, आपने पूरा यू टर्न ले लिया है। हर्षवर्धन जी नहीं, अब आप रुकिए, बाकी सब उसके बाद में आपके पास आऊंगी। नहीं है हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको न्याय की बात करते हैं हम लोग, सामाजिक न्याय की, समाज में न्याय की बात। अनुराग भाई ने इसलिए नहीं दिया होगा कि उनको इफ्तारी का आपने न्योता नहीं दिया होगा, हो सकता है भाई कुछ पहले हो तब ना, वो उसी चक्कर में गड़बड़ हो गया, ये वाला है ना। तो खैर ये ऐसे ही काम है, ऐसे ही काम है। लेकिन सचमुच उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी रोचक हो गई है। आप जरा सोचिए, ये सही है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर एक वर्ग में थोड़ी चिंता है, थोड़ी नाराजगी है, लेकिन जो शब्द अनुराग जी ने इस्तेमाल किया आपने देखा, उन्होंने कहा कि हम तो हल्ला कर ही रहे थे। हल्ला क्या? हल्ला शब्द जो है वो बड़ा निगेटिव शब्द है। आप ये कहते हैं कि उस पर हमारी नाराजगी थी, हमारा आक्रोश था, नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं ना हल्ला कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि आप हल्ला किस लिए कर रहे थे, उनके सम्मान के लिए या फिर आपको राजनीति सूझ रही थी। आवाज उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत जबरदस्त आधार मेरी बात दूर तक जा और योगी आदित्यनाथ उसी एजेंडे को लेकर आगे चल रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर्षवर्धन जी, आपने अनुराग जी, आपको मैं फिर कह रही हूँ, अब आपकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। अभी रुकिए, मेरे पास तकनीक है, एआई जिसका काम चल रहा है ना आजकल, वो थोड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। अनुराग जी, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी स्क्रीन पर, रुक जाइएगा। राम मंदिर का शिलान्यास हो, राम मंदिर का लोकार्पण हो, जिसको कहते हैं ना कि हर वो जगह वो मोहन जी योगी आदित्यनाथ के साथ दिखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखे, और जो संघ का एजेंडा है, संघ अपने शताब्दी वर्ष में है, जिस एजेंडे को लेकर वो चल रहा है उसको योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। जो मुलाकात है, उसके बाद मोहन जी की मुलाकात दोनों डिप्टी सीएम से भी हुई है, ब्रजेश पाठक से भी हुई, केशव प्रसाद मौर्य से भी हुई। तो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि कील कांटे दुरुस्त करना, वो काम कर रही है। और रणनीतिक तौर पर अगर ये कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी अभी फूक फूक बिल्कुल कह सकते हैं। और देखिए, आपने कहा कि समन्वय, तो समन्वय दिल्ली लखनऊ में भी नहीं था लोकसभा चुनाव के समय, ये भी आप समझिए। और इस भ्रम ने भी बहुत नुकसान किया। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दिल्ली और लखनऊ, उनके बीच का समन्वय नहीं था। नहीं तो हर्षवर्धन जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं, पिछले बार तो हमने देखा था कि मैं विधानसभा चुनावों की बात कर रही हूँ, लोकसभा पे बाद में आऊंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से पीडीए पर अखिलेश जी ने काम किया है, ये जमीन पर तो दिख रहा है। मतलब इस बार रोचक होगी लड़ाई, आपको दिख रहा है, या फिर वन साइडेड जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, अभी मैं वन साइडेड नहीं देख रहा हूं। और वन साइडेड नहीं देख रहा हूं तो उसके पीछे है कि बहुत से मुद्दे ऐसे चल रहे हैं और 10 साल की सरकार हो जाएगी। आप ये भी समझिए ना, ऐसा नहीं होता है कि आपको भारतीय लोकतंत्र किसी को यूं ही नहीं दे देता कि जब फ्री रन है चले जाओ। योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सरकार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से आप
प्रयागराज का कुंभ कहें, काशी विश्वनाथ धाम कहें, अयोध्या कहें, मथुरा कहें, विंध्यवासिनी धाम कहें, या जो उत्तर प्रदेश की पहचान है उसको लेकर कहें, वो जो काम हुआ उस पर बात होगी। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। आज सोचिए, मैं अभी पढ़ रहा था, आपने एआई का जिक्र कर दिया, एआई इंपैक्ट समिट में जो 12 ऐसे हैं जो इंडिजिनस हैं, जो सोवरिन एआई पर काम कर रहे हैं, उसमें से एक का हेडक्वार्टर नोएडा भी है। अब ये मतलब ये चीजें अपने आप में अकल्पनीय थी। हम ये देखते हैं कि दुनिया की कंपनियां जब आती है तो उत्तर प्रदेश आ रही, और जो एक प्रदेश की पहचान थी, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन आज अगर एक्सप्रेस वे प्रदेश की पहचान है, एक्सप्रेस प्रदेश की पहचान है, तो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद देश उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ दिया। नहीं, और मैं कुछ आंकड़े, चूंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं तो मैं कुछ आंकड़े भी यहाँ पर आपकी अनुमति से रखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि भाई ये योगी राज में ऐसा क्या बदल गया है, अखिलेश और मायावती की राज में जो चीज नहीं हो पाई वो ऐसा क्या है कि योगी राज में हो गई। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 में अखिलेश सरकार का अंतिम बजट जो था वो 3,46,935 करोड़ रुपए का हुआ करता था। सुनिएगा अनुराग जी और तहसीन पुनावाला आप भी, 2026 और 27 में योगी आदित्यनाथ ने लगभग 9,13,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया सर। फिर मैंने कहा अच्छा सरकारी नौकरी बताओ, तो मायावती ने 91,000 सरकारी नौकरियां दी, अखिलेश सरकार ने लगभग 2,05,000 सरकारी नौकरियां दी, योगी सरकार में लगभग 7 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं। बेरोजगारी दर जो कि 19% हुआ करती थी 2012 और 17 में, अब घटकर वो हो गई है 2.4%। बिल्कुल। तहसीन, इसमें एक आंकड़ा बस रुबिका जी मैं और जोड़ दूं, गन्ने की जो खरीद है सरकारी, वो सपा बसपा के शासनकाल से अधिक योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि किसानों के जो हितों से जुड़े कई बार ये बात होती है, और ये बाकायदा मैं विधानसभा में दिए गए उत्तर के हवाले से बता रहा हूं। ऑलराइट, तहसीन पुनावाला, क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी इस बार आपको लगता है कुछ कमाल कर पाएगी? पहले भी देखा है हमने उनका कमाल। रुबिका जी, अव्वल तो आपको और घर में सभी को रमजान मुबारक, मेरी शुभकामनाएं। आप प्लीज लियाकत साहब को जरूर देना। दो चीज रुबिका जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और की जो माननीय मुख्यमंत्री वो 5 बार मिले मोहन भागवत जी से, लेकिन ये जो मीटिंग है ये इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का यूनिट है, इसमें जो दरारें हैं ये सब जानते हैं। इनके विधायक एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है, उप मुख्यमंत्री की माननीय मुख्यमंत्री के साथ बनती नहीं है, और जो एक फॉरवर्ड कास्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ होगा, क्योंकि वहां पर भी इनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए बिना आरएसएस के माननीय मुख्यमंत्री दोबारा से चुनाव जीत नहीं सकते, और ये वही कोशिश चल रही है कि सब कुछ साथ में लेकर चुनाव जीता जाए। दूसरी एक चीज जो अटकलें दिल्ली में लगाई जाती, कितने सच है कितने झूठे, ये हर्षवर्धन जी ही बता सकते, क्योंकि हर्षवर्धन जी से ज्यादा दिल्ली की खबर और कोई लगता नहीं है। लेकिन जो एक बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में और स्टेट लीडरशिप में, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में एक थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जिसका नुकसान उनको 2024 के चुनाव में हुआ, शायद उसके कारण भी माननीय मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि इस वक्त जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विपक्ष काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, खुलकर कहने के आदी हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं माननीय गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में, और जो उनके कैंप से ब्रिजभूषण शरण सिंह जी इस कैंप में, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, निशिकांत दुबे जी कौन से कैंप में, बाकी कौन से कैंप में, सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग विकल्प कहां देखते हैं? वो विकल्प देखते हैं विपक्ष में, जो अखिलेश यादव जी और सपा की भूमिका में बाकी की विपक्षी पार्टियां बसपा को छोड़कर कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज आप देख लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विपक्ष और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल जीतेगा। ये तो आपने महाराष्ट्र में भी बोला था। हाँ, वो मैंने आप ही का करेक्ट, मैंने आपका एग्जिट पोल बोला था। आपने जो अपनी छाती फाड़ दी थी, हाँ, मैंने एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा दिए थे, गलत हो गया था। करेक्ट, बट एग्जिट पोल यहीं पर आया था, यहीं पर आया था एग्जिट पोल, इसलिए अब मैं एग्जिट पोल के पहले कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल दे रहा हूँ। एग्जिट पोल के बेसिस पे कहा था, वो यहाँ गलत हो गया था। मतलब आप कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी और अखिलेश जी मिलकर योगी आदित्यनाथ को जीतने का कोई मौका ही नहीं देने वाले हैं, नो चांस। एक बड़ी रोचक लाइन मुझे समझ में आ रही है। तहसीन भाई भी कह रहे हैं कि अमित शाह और योगी जी में झगड़ा है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा भाजपा का। अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ का झगड़ा है या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का है। यानी इन लोगों को लगता है कि अगर भाजपा ने ये झगड़े नहीं हुए
तो फिर तो इनका कोई चांस नहीं है। इतनी देर से डिबेट में सोचा था कहीं तो ये आएंगे कि नहीं हमारी ताकत है, हम हरा देंगे योगी जी को ना, ये आपस में लड़ गए तो हार जाएंगे। तो ये तो मतलब पब्लिक भी सुन रही होगा। और आपने एक बड़ा रोचक कह दिया कि फॉरवर्ड क्लास योगी जी से नाराज है। क्यों नाराज होगा भाई, कोई वजह तो नहीं है। यूजीसी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, जिस तरह से शंकराचार्य पर जो अत्याचार हुआ वो सबकी वजह से एक माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, सिवाय एक पर्टिकुलर वर्ग छोड़ते, बाकी सारे वर्ग उनसे नाराज है, परेशान है, यहां तक कि महिलाएं भी। आप इस चीज को नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, इकोनॉमी में घटा है, बढ़ा नहीं है। ये जरूर है कि उसका जीडीएसपी बढ़ा है, पर वो तो पूरे भारत का बढ़ा है। लेकिन क्या जो पूरे भारत का बढ़ा है, क्या उसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश का बढ़ा है? नहीं, पूरे भारत का ज्यादा बढ़ा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक इन विकसित राज्यों से योगी जी के राज में यूपी वैसे तरक्की नहीं कर रहा है जैसे मोदी जी के राज में पूरा देश तरक्की कर रहा है। मैं राज्यों का कंपैरिजन कर रहा हूं तो कांग्रेस में कर्नाटका, इंडिया अलायंस के तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात बीजेपी, मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। ये जरूर है कि जीडीएसपी और जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन जीएसटी कोई आंकड़ा नहीं होता है। ओके, प्रोग्रेस देखिए। तोहिन जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद इकोनॉमी का साइज तो होता है ना तहसीन भाई। अवनीश अवस्थी। देखिए तहसीन मेरे मित्र हैं, लेकिन वो ना जब पॉलिटिकल कमेंट्री देते हैं तो एआई मॉडल फॉलो करते हैं। तो पुणे और मुंबई में बैठकर उनको लगता है कि सारे पूरे देश के हर गांव के बारे में उनको पता है। आपको पता है मुख्यमंत्री योगी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जापानीज एंसेफेलाइटिस, जो सैकड़ों बच्चों की जान लेती थी गोरखपुर के क्षेत्र में, पिछले 9 वर्षों में पूरी तरह से इराडिकेट हो गई है। तो गांव गांव में जो का प्रभाव है, जो उन्होंने गरीबी हटाने के लिए किया है, और मतलब वो एक अलग जो आज अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे बुंदेलखंड के क्षेत्र, आप भी कल वो कपास वाला कापस कर रहे हैं। हाँ, वो वायरल हो गया गलती से। स्तर पर कुल मिलाकर कम से कम 1000 किलोमीटर से ऊपर का जो है केबल हाईवेज उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा है, और बुंदेलखंड के क्षेत्र में विशेष इसका प्रभाव रहा है। गांव गांव जुड़े हैं। अरे तुहिन जी, ये तो हम भी पढ़ के बता देंगे, हमारे पास भी आंकड़े हैं। आप वो अंदर वाली बात बताइए ना, जिसकी तरफ तहसीन इशारा कर रहे हैं कि ये दिल्ली में और यूपी में समन्वय नहीं है। क्या समन्वय नहीं है? मैं आपसे और इसीलिए बार बार मुलाकातें हो रही है मोहन भागवत जी से, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आप साथ नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए रुबिका जी, आपने भी 2 दशक से राजनीति को फॉलो किया है। महत्वाकांक्षा के बगैर जो है राजनीति नहीं होती। इसका यह अर्थ थोड़े है कि 2 लोग का स्वभाव अगर अलग है तो आपस में भिड़ जाएंगे। भिड़ंत अगर हो रहा है तो कर्नाटक में हो रहा है, भिड़ंत अगर हो रहा है तो असम में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है। महत्वाकांक्षाएं तो हर जगह होती है, स्वभाव हर जगह अलग होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं, देश हित और राज्य के हित में पूरी तरह से समन्वय है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। ओके, हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, ये बताइए ना, ये संघ और अरे नहीं अभी 1 सेकंड नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, अभी रुकिए। संघ की मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ से, रुकिए तो अभी रुकिए ना। बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लोकसभा में। और आप कह रहे हो हमें नहीं मौका देंगे, हम तो और जहां आपके आते नहीं पते नहीं वहां भी मैं आपको मौका दे देती हूँ। अनुराग जी, आज ये मत बताइए आप कि यूपी में आए तो हम सबसे बड़ी पार्टी है। जहां आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं, उसमें भी आपको डिबेट में बिठा कर मैं 10-15 मिनट डिबेट कर जाती हूँ आपसे। हाँ, फिर इस लिहाज से तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कई आपको सबैटिकल लेना पड़ जाएगा कई ऐसे मुद्दों पर। तो बंगाल तक में बिठाती हूँ मैं आपको। मैं कह रहा हूँ दिल है उत्तर प्रदेश पूरे देश का। आप रुक जाइए 1 सेकंड। अवनीश अवस्थी जी, ये बार बार मुलाकातें क्यों? योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की मुलाकात, इससे क्या? क्योंकि भाई हमको भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सब कुछ ट्रैक पर नहीं था, संघ उतना मजबूती से मैदान पर नहीं था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार किसी तरह की कोई, वो जिसे कहते हैं ना, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। रुबिका जी, पहली बात तो ये है कि अभी ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है ना, ये पिछले चुनावों को देखते हुए अब इस पर नए तरह से पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा में नहीं हुई, 3 बार, तीसरी बार सरकार बन रही, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, यहाँ पर कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? बिहार, कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? एंटी इनकम्बेंसी अब सिर्फ कुछ वो लोग जो सुनामी हरियाणा में देख रहे थे,
लहर से लेकर सुनामी तक पहुंच गए थे सलीम साहब, वो उनके लिए है सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी शब्द। नहीं, पर उसके आधार पर अवनीश जी, वहां पर इतना बड़ा चेहरा भी नहीं था विपक्ष के तौर पर। मुझे आज भी लगता है कि अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, मजबूती से। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनावों में ये जो सबसे बड़ी पार्टी इतरा रहे हैं, मतलब ये चैलेंज तो है ही ना, इसको थोड़ी दरकिनार कर। रुबिका जी, क्या हरियाणा में आपको हुडा छोटा चेहरा नजर आ रहा था? क्या कुमारी शैलजा छोटा चेहरा नजर आ रही थी? नहीं, उसमें बड़ी हुडा जैसा तो राष्ट्रीय स्तर का नेता। लड़ाइयां खूब थी। अब निजेश जी, अब हो गई ना बात। अब मैं वही मैं कह रहा हूँ, इस बात में कह रहा हूँ कि अभी तब हर्षवर्धन जी ने सही कहा, और मैं वही बात कहना चाहता था कि आप ये बताइए, जितने लोगों ने यहाँ पे अनुराग भदौरिया हो या तहसीन पूनावाला हो, इन्होंने क्या कहा कि वहां पर लड़ाई है जी, वहां पर लड़ाई है जी, वहां पर लड़ाई है जी, वहां पे आपस में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य के बीच में है। इस आधार पर ये बैठे हुए हैं, सिर्फ इस आधार पर बैठे हुए हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी साफ सी बात है कि जो अब जिस बैठकों की बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, जीवन के समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति से परम पूज्य सरसंचालक जहां भी जिस भी शहर में जाते हैं, वहां पे उनसे उनकी मुलाकात होती है। बाकायदा एक संपर्क विभाग है संघ का, जिसका कार्य यह है कि जो समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में किसी शिखर पर हैं, उनसे संघ के सरसंचालक या संघ के अन्य पदाधिकारियों की बैठक हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा ना कि अयोध्या में हार गए, ये बात उसके बाद जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में भारत की जनता ने उसका जवाब इनको दिया है, और वो जवाब इस बार पूरा उत्तर प्रदेश देने वाला है। जिस अयोध्या के सांसद को लेकर के वो ट्रॉफी की तरह वो उसमें संसद में बैठने या डाल लेके जाते थे, क्योंकि ये जो कैनवस है ना, आप समझिए, मैं बार बार इस कैनवस पर जब भी कोई तस्वीर आप उकेरने की कोशिश करेंगे, मुझे 2024 400 पार वाला नारा और सिमट कर रह जाना बीजेपी का 240 तक, ये रहेगा। और ये क्यों हो पाया, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एवरीथिंग वाज नॉट फाइन, और इसीलिए हर चीज को उस लिहाज से, उस चश्मे से देखा जाएगा। देखिए, इस पे दो राज्यों ने किया, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपेक्षित नतीजे नहीं आए, अपेक्षित परिणाम नहीं आए। दो राज्य ऐसे थे जहां से अपेक्षित परिणाम ना आने से भारतीय जनता पार्टी 240 तक सिमट गई। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस था, भ्रम था, कुछ लोगों का काम ना करना होगा। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 2024 के चुनावों के दौरान भी क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या विरुद्ध कोई आवाज आपको वहां की जनता में नजर आ रही थी क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आप एक पार्टी की हैसियत से नहीं, आप योगी आदित्यनाथ का वोट तो सिर्फ जनता ही करती है ना। हर्षवर्धन जी, जल्दी से, और उसके बाद अनुराग जवाब। देखिए, ये ठीक बात है कि जवाब मेरा ले लीजिए, हर्षवर्धन कई बार बोल चुके हैं। वो जब हार गई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत लोगों को लगा कि अरे कैसे हार गई, इतना बड़ा काम किया, 500 वर्षों की लड़ाई। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बहुत अच्छे उतारे? क्या ये सच नहीं कि उनकी रणनीति बहुत बढ़िया रही और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खराब रहे? क्या ये सच नहीं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच का संघर्ष वो जमकर हुआ? और इस बार के चुनाव में भी ये चुनौती है, इससे भाजपा जूझ रही है, इसको नकार नहीं सकते। ओके, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, देखिए एक सेकंड, तो आप सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़े, उससे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप बहुत ईमानदारी से मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि जब संघ को मजबूती से आप बीजेपी के बगल में खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि आपको भी पता है, आप भी राजनीतिक हलकों में बहुत एक्टिव हैं, तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती होगी? ऐसा तो नहीं है कि आप इसे दरकिनार कर दे कि नहीं हो सकता? रुबिका जी, देखिए, वो जितना उनके साथ रहेंगे उतना ही हमें फायदा होगा, सीधी सी बात है, कोई नर्वसनेस नहीं होती है। 2024 में साथ में थे। मैं जो बात बता रहा हूं, जिन्होंने कहा ना कि इनके सीएम लड़ रहे हैं या दिल्ली लखनऊ की लड़ाई, इसलिए इसका फायदा समाजवादी खोज रहे हैं, इसका फायदा नहीं हम खोज रहे हैं, हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कानपुर में देखा, एक बीजेपी का कार्यालय और हॉस्पिटल एक साथ बनना शुरू हुआ, 100 बेड का हॉस्पिटल का बन गया, अब तक उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के कार्यालय में उद्घाटन भी हो गया, आना जाना भी हो गया। तो मतलब जनता की चिंता
कम है और अपने कार्यालय की चिंता ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात, हम किसानों के मुद्दों पे बात उठाते हैं, जब किसान को एमएसपी गारंटी नहीं देते तो हम आपको आवाज उठाते हैं, हम शिक्षा की आवाज भी उठाते हैं, हम स्वास्थ्य की आवाज भी उठा रहे हैं, हम अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अगर बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज उठाते हैं, अगर शंकराचार्य के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज उठाते हैं। सवाल यह है कि हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बोली रुबिका जी, आपने बोला कि आपके पास एक सेकंड आप कह रहे हैं कि आप जनता की आवाज उठाते हैं, जो भी दबा कुचला उसकी तो यूजीसी में आप ब्राह्मणों की आवाज उठा रहे हैं, आप ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं या ब्राह्मण क्यों? मैं कह रही हूँ जनरल भी आ रहा हूं मैं। नहीं आना मत, पहले बता दीजिए आप। हमने पहले बता दे रहा हूं और मुझे बोलने दीजिएगा उसको, पहले बता रहा हूं कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा होनी नहीं चाहिए, इसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। और डंके की चोट पे कोई दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष को किसी प्रकार की सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। अब सवाल उठता है कि आपने कहा रुबिका जी बात बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए कि ये नहीं चलेगा। नहीं, मेरी बात होने दीजिए। देखिए हमने सबको बोलने दिया। नहीं, इससे पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाती है अनुराग जी। आप ये जो पीडीए कर रहे हैं, इस पीडीए में ब्राह्मणों की जगह है कि नहीं है? यूजीसी में या जो सामान्य वर्ग के, मैं ब्राह्मण बार बार कह देती हूँ, ये मेरी भी गलती है, ब्राह्मण नहीं, मैं कह रही हूँ ये जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा नहीं है, जो दलित नहीं है, जो ओबीसी नहीं है, क्या इनके साथ आप लोग खड़े हैं? यूजीसी में जो हुआ वो जस्ट है कि अनजस्ट है? डंके की चोट पे खड़े हैं और सामने आपके अनुराग भदौरिया बैठा है जो छत्री समाज से आता है, और कोई भी अगर अगड़े के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे खड़ी दिखाई देगी, जैसे आपने शंकराचार्य के साथ देखा है। अब मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अपनी बात कह लूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में देखिए बजट कितना है, 9 लाख करोड़ का। बोलने दीजिए, 9 लाख करोड़ का बजट आया, आपको याद है 15-16 में समाजवादी पार्टी के समय में 3 करोड़ 48 लाख का था। 17-18 में कितना बढ़ा? 4 करोड़ 28 लाख। मतलब करीब 80-90 लाख का बजट हर साल बढ़ता है। अगर 4 करोड़ में तो बंगला आ जाता है, 2025 में 9 लाख नहीं, 9 लाख करोड़ आ गए। यही तो दिक्कत है, बोलने दीजिए। आप बोलने 935 करोड़ बोलने तो दो। अरे कुछ भी बोल जाएंगे क्या? बोलने दीजिए। 3 करोड़ था, फिर वो 6 करोड़ हो गया। आपकी बात मान ली, करोड़ नहीं, मैंने कहा 3 करोड़ 46 लाख का बजट। चलो 3 करोड़ 46 लाख का बजट। अरे 3 करोड़ 46 लाख का बजट नहीं होता, उसमें तो आपकी गाड़ी आती है। 3 करोड़ 46 लाख में तो, अरे यार 3 लाख 3 लाख 48 करोड़ का बजट जब दिया गया था, 3 लाख करोड़ का, नहीं 3 लाख 46,935 करोड़ का बजट। अब मुझे बोलने दीजिए। मुझे देखिए, आप क्या ये बोल के आप मेरी आवाज दबाना चाह रहे हैं, बार-बार उसमें एक लाइन। मैं करेक्ट कर रही हूं, आवाज दबाना चाहती हूं। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। मैं डिस्टर्ब थोड़ी, आप कह रहे हैं 3.5 करोड़ का बजट, मैंने कहा आप कह रहे हैं 3 करोड़ 4 लाख का बजट। बोलूं ना 3 लाख जिनका मैं 3 लाख हो गया। सॉरी, मेरी गलती होगी, बोल दिया। आप देखिए, आप लोग कान में इतना बोलते हैं जो मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, आप स्टूडियो में उसका फायदा मत लीजिए, डिस्टर्ब करना। आप तो चीख कर बोल रहे हैं कि 3.5 करोड़ रुपए का बजट। मुझे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा घर के बजट की थोड़ी बात हो रही है भैया, यूपी के बजट की बात हो रही है। और मुझे बोलने दीजिए ना, इतना देर तो आप बहस करने में काट देंगे। मैंने कहा 3 लाख 40 हजार करोड़ का बजट था 2016 में, 15-16 में। उसके बाद 16-17 में 4 लाख 28 हजार करोड़ का बजट आया। अब सवाल है कि प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है? करीब करीब 1 लाख करोड़। अब ये जब आप 2025 आ गया तो अगर 9 लाख की जगह 11 लाख करोड़ होना चाहिए था, जो 9 लाख करोड़ पे रुक गया। एक बात। दूसरी बात, हमारे समय में कर्जा था 4,14,000 करोड़। अब कितना है? ठीक है, 9 लाख करोड़ का कर्जा है। कितना कर्जा बढ़ गया? कितना कर्जा बढ़ गया बताइए आप उत्तर प्रदेश के ऊपर में? करीब दुगने से ज्यादा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सवाल ये है हर्षवर्धन जी, और आपके यहाँ पे नहीं, आपके यहाँ पे हर्षवर्धन जी हम नहीं है, आपके यहाँ पे बृजभूषण राजपूत आपके विधायक हैं, आपके मंत्री की गाड़ी रोक रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे नालियां खुद ही पड़ी हैं। तो जब आपके विधायक आपके मंत्रियों की गाड़ी रोक रहे हैं, आपके यहाँ किस तरह से अन्याय अत्याचार, आपके और पार्टी ऑफिस पहले बन जाते हैं, मेडिकल कॉलेज बाद में बन रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो जनता नहीं आपको पसंद कर रही है और आप कह रहे हो कि हम झगड़ा देख रहे हैं, हम तहसीन पूनावाला, तोहिन जी और हर्षवर्धन जी, मेरे पास लास्ट 1-1.5 मिनट है। 30 सेकंड
2012-13 यूपी का बजट 2 लाख करोड़, 2013-14 2.25 लाख, 2014-15 2,75,000 करोड़, 2015-16 3 लाख करोड़, 16-17 में 3,46,000 करोड़ हुआ था, 2 लाख। और योगी आदित्यनाथ 3,46,000 करोड़ से 9,12,000 करोड़। 13,000 कितने गलती साल में तो बताओ ना। All right. 9 साल हो गए करीब प्रभु, प्रत्येक साल बढ़ता है 1-1 लाख, तो 9 अभी साल कह में रहे तो थे, बढ़ेगा अभी ही। तहसीन पुनावाला कह रहे थे एक वर्ग के साथ है, 9 साल फला बाद है। 14 तहसीन साल का हो पुनावाला, जाएगा, आप कहोगे 14 साल आखिरी 30 बीजेपी के सेकंड, समय हो आखिरी गया। 30 सेकंड, तहसीन पुनावाला। नहीं, देखिए, जो भी आंकड़ेबाजी कर दे भाजपा, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अब त्रस्त हो गए भाजपा से। वो चाहते हैं विकल्प के रूप में वो सपा और इंडिया अलायंस और कांग्रेस को देखते हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये ऐसी क्यूट बातें 2027 आप के कैसे चुनाव कर में मैं लेते हैं, आपके मेरे साथ समझ में आकर नहीं आता बैठूंगा। है। वो आपके एग्जिट पोल से मैंने देखा था हरियाणा वाला। अब मैं अपने कॉन्फिडेंस से ओपिनियन पोल कह रहा हूँ, मैं दूर में सच कह रहा हूँ, मेरा भी देखिए, रोजा एक चल रहा है, मैं चीज झूठ कहना नहीं कह रहा हूँ। तो मैं हाँ। यही बता रहा हूँ आपको, जब मैं 2027 में अरे वो आपके साथ आपके बैठूंगा, दिल की बात हम इज ये डिफरेंट आपके क्लिप चलाना, मणिशंकर आपके क्लिप अय्यर से चलाना, मुझे इंशाल्लाह याद पड़ता हर्षवर्धन है। जी भी तहसीन रहेंगे। सुनिए ना, देखिए आज तहसीन एक तो अम्मी को जरूर मेरा सलाम कहिएगा आप, जी, जरूर। खूब उनका ख्याल रखिएगा। एक तो मैं जी। ये कह रही हूँ कि मणिशंकर अय्यर से मैंने पूछा कि आपके दिल में अभी कांग्रेस जिंदा है, मैंने देखा वो इंटरव्यू। तो वो मुझे कहते हैं कि मेरे दिल में तो कांग्रेस जिंदा है लेकिन देश में शव बन चुकी है। ठीक है, आपके दिल में तो कांग्रेस को ठीक जिता बात। रहे हैं आप, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं ना प्रभु, उस ये पर काम serious है। कीजिए। एंड इट्स अ वेरी सीरियस देखिए- थिंग दैट ही सेड। हंसी मजाक वाली बात नहीं थी, बहुत सारी दूसरी हंसी मजाक की उन्होंने बात की, लेकिन फिलहाल देखिए, यहाँ एक लाइन अगर मैं एक जोड़ दूं, चीज आप मैं आप ऐड मणिशंकर करना अय्यर जी चाहता को हूं। पूछ लेते, आप मणिशंकर अय्यर जी को पूछ लेते, 2009 में कांग्रेस जिंदा थी, जीवित थी और तमिलनाडु को स्वीप कर रहे थे। हाँ मैं पूछ तब वो लूंगी, क्यों अब हार गए मिलेंगे तो वो चुनाव? रुके ही नहीं ना, तब वो कहे क्यों कि हार गए आई डोंट वांट टू चुनाव? वॉश माय डर्टी देखिए, लेमन इन द तब वो रूबिका जी, तोहिन एक- लास्ट एक- लाइन तोहिन लास्ट देखिए लाइन। रूबिका जी, मैं तहसीन भाई और अनुराग जी से दोनों से पूछना चाहता हूं, ये जो एक चीज को मैं ना कंक्लूसिवली एड्रेस करना चाहता हूं, ये जो मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं कि दिल्ली और नहीं, लखनऊ में पूछे आप। प्रॉब्लम है, क्या इन्होंने, रुकिए ना अनुराग अरे जी, मैंने क्या तो बोला आपने आपको कभी- समस्याएं आपने- गिनाई सुनिए ना, कि लखनऊ में एक सुनिए हॉस्पिटल ना, बन के अरे, नहीं ये बात तो तैयार सही हुआ, है, 5 दिल्ली और ऑफिस बन लखनऊ के में हमें तैयार हो अभी तो गई। प्रॉब्लम दिख एक- रही नहीं, है। एक विधायक यहाँ पे आपका- दिखाई देगी, नहीं, ठीक एक बात है। विधायक आपकी मंत्री की गाड़ी वो रोक अब वो रहा है। तोहिन बैठे भैया, हुए हैं आप दिल्ली यहाँ में, वो नाली बैठे हुए वाली लखनऊ में, यहाँ बड़ा पड़ी दिख रहा हुई है। अरे आप बहुत बहुत सुनो, शुक्रिया।